बच्चों सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 36 चलिए देखते हैं। कहा गया द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम 4e लेवल टू e लेवल। 4e लेवल का मतलब यहाँ एनर्जी दिया है कि पर्टिकुलर लेवल में 4e के बराबर एनर्जी रहा होगा, यहाँ e के बराबर एनर्जी है और यहाँ 7/3 e के बराबर एनर्जी है, ट्रांजिशन हुआ है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बच्चों ये सवाल नंबर 36 का सलूशन मैं बताने जा रहा हूं। ये पहला एक कोई लेवल है और यहाँ पर बच्चों ये कोई अगला लेवल है, ये कोई अगला लेवल है। देख इस लेवल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ई के बराबर 4e के बराबर रही होगी और यहाँ पर ई के बराबर, यहाँ पर 7/3 टाइम्स ऑफ ई के बराबर। ट्रांजिशन हो रहा 4e से ई में, ठीक है। तो कह रहा जो वेवलेंथ यहाँ के अंदर निकला है वो λ1 के बराबर है। यहाँ पर जो लाइट निकला होगा, फोटॉन निकला होगा कह लीजिए, उसका वेवलेंथ λ1 है। और यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ फोटॉन प्रोड्यूस्ड इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम 7/3 टू e। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन जब हुआ है तो जो फोटॉन निकला है इसका वेवलेंथ क्या है, λ2। हमसे कहा गया है कि बताइए यहाँ λ1 और λ2 का रेशियो क्या होगा। तो बेटा λ1 देखो, जो पहला फोटॉन निकला उसकी एनर्जी Sc/λ1, ये एनर्जी जो रहा होगा इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर रहा होगा, यानी 4e माइनस ऑफ e, जो कि कितना आ गया बच्चों 3e, ठीक है। इसी तरह से यहां पर बच्चों दूसरा जो फोटॉन निकला होगा उसकी एनर्जी Hc/λ2, ये एनर्जी जो हमारे पास रहा होगा इन दोनों के बीच के गैप के बराबर होगा, यानी कि आ जाएगा 7/3 टाइम्स ऑफ ई माइनस ऑफ ई। यहां के अंदर बच्चों इसका मतलब हो गया 4/3 टाइम्स ऑफ ई, ठीक। इक्वेशन नंबर पहला, इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां पर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, सपोज करिए मैं यहां के अंदर कर रहा हूं 1/2, तो 1/2 करने से मिलेगा Sc/λ1 बाई Sc/λ2, यानी यहां पर आ गया λ2/λ1 इक्वल टू यहां के अंदर 3e डिवाइडेड बाई 4e/3, और यहां के अंदर बच्चों इस तरह से e कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 9/4, ठीक है 9/4। हमसे पूछा λ1/λ2 क्या होगा, तो बेटा यहाँ λ1/λ2 दिस विल बी इक्वल टू 4/9। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया बेटा 4/9, मतलब करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन 2। ओके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन नंबर 37, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स कैरीज करंट ऑफ 12 एम्पियर। कोई स्क्वायर कॉइल है बेटा, स्क्वायर शेप का कॉइल है और 10 सेंटीमीटर उसका साइड लेंथ है और उसके अंदर 20 टर्न है और 12 एम्पियर का करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमसे कह रहा है द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा सब मिला जुला के कहानी ऐसे है, मैं ऐसा ही कोई एक कॉइल दिखाने का यहाँ प्रयास करूं। बच्चों सपोज करिए कैसा कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है, ऐसा कुछ यहाँ पे बच्चों समझो, यहाँ कोई स्क्वायर कॉइल है, इस तरह से कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा ऐसे। इसका नॉर्मल जो है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये कोई लाइन मैंने खींच दिया, ठीक है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसे खींच दिया।
ये कह रहा नॉर्मल जो है इसको कहीं से ऐसे लटकाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों यहां पर ये कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस कॉइल में करंट भी फ्लो होने की बात हुई कि इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा, उसका खुद का होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा भी कुछ इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है बेटा, हमसे कहा गया है कि plane of coil makes angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla, 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो ऐसे केस में ये घूमकर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अपने आप को अलाइन करने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर पूरे कॉइल के ऊपर एक टार्क लगेगा। टार्क की वैल्यू बच्चों होगा I इंटू ये, बल्कि ऐसे कर लें, टार्क की वैल्यू बच्चों यहां पर ऐसे होगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम के जगह पर हम लोग लिखेंगे एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के जगह पर हो गया साइन 30 डिग्री। चलिए, सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं बेटा, यहाँ वैल्यूज को रख के आंसर को निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखें क्या होगा इसका आंसर। ओके, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कॉइल के अंदर जो दिया गया है वो है 20, एन के स्थान पर आ गया 20। करंट जो यहाँ कॉइल में फ्लो हो रहा है वो है बेटा 12 एम्पियर। एरिया, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है, एरिया इक्वल टू हो जाएगा साइड लेंथ का स्क्वायर। यहाँ साइड लेंथ हमको दिया 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 कर दिया ताकि मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाए। ओके, इंटू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.8 टेस्ला का है, 0.80 को या 0.8 बात वही होगा, इंटू साइन 30 के जगह पर हो गया 1/2। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से बच्चों ये 10 आ गया। अब देखो यहां पर हो गया 12 और ये वाला 10 इसके साथ ले लेते हैं, 8 हो गया, 12 इंटू 8 ये हो गया 96। यहां पर 12 इंटू 8 ये हो गया 96। अब बचा क्या? ये दोनों 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4, तो यहां के अंदर हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, 10 की पावर -2, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन 2। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है a parallel plate capacitor has an electric field of 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर between the plates। अच्छी बात है। if charge on capacitor plate is 1 microcoulomb then force on each capacitor plate। बेटा किसी कैपेसिटर के प्लेट पर देखो, एक प्लेट ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया, ठीक है, सपोज E1 है, इसमें जब दूसरा प्लेट निगेटिव वाला रखे तो इस दूसरे प्लेट पर पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे प्लेट के लिए ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू होगी इस कैपेसिटर के ऊपर प्रेजेंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट। ठीक है बेटा, यहाँ पे चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू दिस चार्ज ऑन दी कैपेसिटर प्लेट। एक प्लेट पर चार्ज हमारे पास इतना होगा, एक पर अगर प्लस इतना है तो दूसरे पर माइनस इतना होगा, तो बेटा ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतना है। ये जो इंटेंसिटी है ना बेटा, ये टोटल है, टोटल हमें एक की वजह से देखना है, समझिएगा, हमें एक की वजह से देखना है, तो एक की वजह से जो इंटेंसिटी होगा टोटल का हाफ होगा, 10 की पावर 5/2। ठीक है बेटा, यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -1
यहाँ के अंदर बच्चों 1/2 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों 0.5 इंटू 10 की पावर -1 हो गया, हो गया 0.05 न्यूटन। ऑप्शन आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, सिंपल मैनर में ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको और भी अगर कोई फार्मूला मालूम हो तो उसको भी लगा सकते हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट वे है सॉल्व करने का। यहाँ कुछ बवाल नहीं करना। 1 पर चार्ज इंटू अगले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल होता है दोनों का सम होता है, लेकिन यहाँ एक की वजह से रखना था। ठीक है बेटा, यहाँ एक की वजह से रखना था। इसको E1 मैंने लिखा था तो E1 ही लिख देते हैं। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है। इसका सलूशन जरा देखने का हम लोग प्रयास करें। देखिए, एक सर्किट डायग्राम हमको दिया गया है। एक सर्किट डायग्राम बेटा यहाँ के अंदर दिया गया, इसको यहाँ ले आए, हम अपनी जरूरत की चीज इसमें से निकाल लें। ये सर्किट डायग्राम है, समझिए इसको ध्यान से। यहां पर 2 डायोड्स लगे हैं। एक डायोड हमारे पास है D1, अगला है यहाँ के अंदर D2। दिस इज D1। यहां पर बच्चों 5.5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 400 ओम का रेजिस्टेंस। सवाल क्या करा है? इन द गिवन फिगर 2 diodes D1 and D2 are connected to an external resistance are equal to this much। ये हमको दिया गया है, and EMF of this much। The barrier potential of both the diodes is 0.5 वोल्ट। मतलब बैरियर पोटेंशियल अगर सर्किट में मेंशन कर दिया जाए मतलब वो डायोड आइडियल नहीं है। देन करंट इन दी सर्किट, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है और कौन सा रिवर्स में, या दोनों फॉरवर्ड में है या दोनों रिवर्स में है। लेट अस चेक। हमारा पहला जो डायोड है, देखिए पॉजिटिव वाला P से, निगेटिव वाला N से, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। दूसरा जो डायोड है पॉजिटिव वाला निगेटिव से और N वाला पॉजिटिव से, तो यहाँ पर ये रिवर्स बायस में आ गया। अगर ये रिवर्स बायस में आ गया बेटा तो ये ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा। यहाँ पर इसको भूल जाइए। इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह से काम किया। ओपन सर्किट के तरह से काम करने का मतलब जैसे ये हो ही ना, यहाँ ओपन जैसा हमें प्रतीत होगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइक दिस। यहाँ पर जैसे कुछ हो ही ना, समझिएगा इस बात को ध्यान से। यहाँ पर बच्चों ऐसे। अब क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा उसके फ्लो करने का रास्ता कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। हमसे पूछा करंट इन दी सर्किट। करंट इन दी सर्किट इन दी सेंस मेन करंट क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी। बेटा ये डायोड कहा गया 0.5 वोल्ट यहाँ इसका बैरियर पोटेंशियल है, तो मान के चलेंगे 0.5 वोल्ट के बराबर यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप करा देगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको अगर इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 0.5, तो हो गया 5.5 माइनस ऑफ 0.5। बच्चों ये हो गया नेट वोल्टेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक हमें एक जगह रेजिस्टेंस दिखा जो कि 400 ओम का है। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं। यही यहाँ करंट यहाँ के अंदर फ्लो करेगा। इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 400, इसको हम कर देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 4000, ऐसे आ गए बेटा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ के अंदर 50 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000 करेंगे तो इतना मिली एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5 मिली एम्पियर। 12.5 मिली एम्पियर इन दी सेंस ऑप्शन 3 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे बता रहा है V इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
माइनस आप यहां के अंदर हो गया वाई स्क्वायर बाई 4। हमसे कह रहा है एक्स और वाई यहाँ मीटर में है, वी यहाँ वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर में आप बताइए 0.1, 2 पर क्या होगा। तो देखो बेटा, और हमें आंसर आई जे और के में दिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस फॉर्मेट में बतानी, ई एक्स इंटू आई कैप प्लस ई वाई इंटू जे कैप प्लस ई जेड इंटू के कैप। यहाँ जेड का जिक्र नहीं हुआ तो उसको छोड़ते हैं। देखो ई एक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। एक से ज्यादा वेरिएबल है, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम यूज करेंगे। ये हो गया माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स। इसका करोगे बेटा तो जिसके रेस्पेक्ट में आप करो केवल उसी को वेरिएबल मानोगे, बाकी को कांस्टेंट मान लोगे। तो 3x स्क्वायर बाई 2 का 3/2, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करने जाएंगे, इसको कांस्टेंट मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन हम मान लेंगे 0। ठीक है बेटा, तो यहां के अंदर आ गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, यहां पर बच्चों इसी तरह ई वाई निकालने के लिए जाएं, ई वाई माइनस ऑफ हो जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई माइनस ऑफ, यहां पर y के रेस्पेक्ट में इसको करोगे तो 0, क्योंकि इसको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहां के अंदर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का हो गया 2y बाई 4, यानी y बाई क्या आ गया 2। तो बेटा यहां के अंदर आ जाएगा प्लस y बाई 2। ठीक, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसका जो x कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा और जो y कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, बशर्ते वैल्यू ये दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम यहां निकालें ई एक्स की वैल्यू या ई की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया ई एक्स के जगह पर हो गया बच्चों -3x इंटू आई का प्लस ई वाई के जगह हो जाएगा y बाई 2, यहां पर हो गया y बाई 2 इंटू जे कैप। हे बेटा, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 1, 2 पर, यानी x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां आ जाएगा -3 आई कैप, और y के जगह 2 रख देंगे तो 2/2, यहां क्या बच गया जे कैप। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया -3 आई कैप प्लस जे कैप, यानी ऑप्शन यहां के अंदर हो गया 2। ठीक है बच्चों, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं इसका सलूशन क्या है। हमसे कहा गया है कि बताइए सर, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज obtained with the two coherent light sources of intensity 4. In the interference pattern, ratio I max minus I mean divided by I max plus I mean, I max minus I mean divided by I max plus I mean। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे आई मैक्स के जगह पर आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2, आई मीन के जगह लिखोगे I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2। ऐसा करने पर यहाँ ऊपर आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2, और इसको सॉल्व करोगे I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 प्लस I1 I प्लस I2 माइनस स्क्वायर रूट के -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2। तो यहां के अंदर बेटा जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ऐसे 2I1 प्लस 2I2, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, इसी को विजिबिलिटी भी आप कहते थे, याद करिए। दिस रेशियो विल बी हियर, I2 से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I1 डिवाइडेड बाय I2 से डिवाइड करोगे तो I2 का स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई, यहां पर हो गया I1 बाई I2 प्लस 1। जो रेशियो आपको दिया गया वो 4 दिया गया है,
दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो 4 दिया गया है, डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया 4 + 1। ठीक है, इस तरह से बेटा ये हमारे पास 2 2 जा 4 हो गया, बाई यहां क्या आ गया 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5, यानी करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों हमारा हो गया ऑप्शन 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ओके, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ दिस मच। आईजी की वैल्यू आपने सवाल ने दे दिया। कहा गया है द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर व्हिच कैन रीड अप टू 5 एम्पियर। जिस गैल्वेनोमीटर से इतना ही करंट जा सकता था वो यहां तक को रीड करे, तो बेटा ऐसे केसेस में ये होता है कि उसको एक इफिशियंट अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है। यहां पर बच्चों ये मेन करंट हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के केस में यहाँ आईजी करंट के बराबर करंट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास शंट, जिस रेजिस्टेंस को मैंने यूज किया दैट इज शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस यहां पर हम कहेंगे जो वोल्टेज यहां का होगा वही यहां का होगा, तो हमारे पास आ गया आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। ठीक है बेटा, यहां पर यस की वैल्यू हमारे पास होगी आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इसको कहते हैं 0.05 एम्पियर। ओके, कैपिटल जी जब कोई शंट वगैरह नहीं लगाया गया था उस समय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम का था। ठीक है बेटा, यहां के अंदर आ गया 50। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, तो आई के जगह हो है 5 एम्पियर, मेन करंट को 5 एम्पियर तक रीड कर ले, माइनस आई जी 0.05। ठीक है, यस की वैल्यू निकालेंगे कि भैया शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आ गया यहां पर 0.5 इंटू 5, यहां से 0 छोड़ दिए, 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0.5, ये हो जाएगा बेटा 4.95। ठीक, 4.95। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां के अंदर आ गया, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 4.95 4.95। अब यहां पे आपको यह समझना है कि जिस वायर से शंट रेजिस्टेंस को बनाया गया उसका लेंथ पूछा है, तो यहां शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 4.95 ऐसे। यल की वैल्यू यहां से निकालेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, बल्कि इसको पॉइंट हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 250 डिवाइडेड बाई 495। ठीक है, इनटू एरिया, एरिया आपको डायरेक्टली यहां गिवन है वायर का, ये आपके पास है 2.97 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10 की पावर इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2 10 की पावर -6 हो गया, डिवाइडेड बाई रो रेजिस्टिविटी। यहाँ रेजिस्टिविटी हमको दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रूप में, ये हमारे पास है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर। ये पूरा बच्चों आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट आप इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ जो यहां पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 मीटर। इसको मेहनत करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, 3 मीटर इन द सेंस इसका करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 43। कहा गया वाटर इमर्जेस
डाउन फ्रॉम द टैप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर स्ट्रीम 0.25 मीटर बिलो द टैप। बेटा यहाँ पर कहानी कुछ ऐसे है कि ये पानी का कोई ऐसे टैप है, यहां से वाटर ऐसे निकल रहा है। तो मैं थोड़ा सही से इसको बना दूं। कहानी कुछ ऐसे है बच्चों, ये कोई टैप है, थोड़ा बड़ा डायग्राम में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये कोई टैप है, इसके अंदर से पानी निकल रहा है। यहां पर बच्चों क्या होगा कि पानी अगर ऐसे देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये वाटर के करंट ऐसे नीचे चलेंगे क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ता जाता है। ए ओमेगा कांस्टेंट रखना है। तो यहां से जब वाटर निकला है इस टैप से, जब वाटर बाहर निकला तो उसकी कोई स्पीड रही होगी सपोज v1। तरह किसी गहराई पे जाने के बाद, कितना गहराई दिया है 0.25 मीटर बिलो, 0.25 मीटर बिलो जाने पर इसकी स्पीड जो हो जा रही है, यहां बच्चों हमसे कहा गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर कितना मीटर बिलो ऑफ टैप। यहाँ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 पूछा है, क्या होगा। यहाँ स्पीड सपोज करिए V2 हो, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यहाँ का बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है नहीं पता है या पता है, इसको फिलहाल A1 मान लिया। तो यहाँ आपको पता है ऐसे केसेस में नियम ये लगता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। हमें बेटा A1 पता है, हमें V1 पता है, हमें A2 पता करना, बट V2 नहीं पता है। यहां से जब पानी निकला था तो इसकी वेलोसिटी यहाँ के अंदर जो भी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे समझो कि किसी पार्टिकल को अगर मैं किसी स्पीड से छोड़ दूं तो वो h गहराई h हाइट नीचे जाने के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, इस हिसाब से आप सोचो। ये u को यहां पर v1 से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं, v1, और ये हमारा v2 हो गया। तो v2 की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर v1 का स्क्वायर प्लस 2gh। चलिए सॉल्व करते हैं। v1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2g, g की वैल्यू यहाँ 10 ले लीजिए, दिया हुआ भी है, और h की वैल्यू बेटा 0.25 मीटर है। यहाँ के अंदर 0.25 मीटर का मतलब यहाँ पर आ गया 1/4 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20/4 दैट मीन्स 5, 4 + 5 9, यहाँ पे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां रख लेते हैं A1 की वैल्यू हमको दिया गया 0.9 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्योंकि आंसर लाना है तो चेंज मत करिए। V1 की वैल्यू बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है। A2 क्या होगा हमें पता करना है। V2 की वैल्यू यहां के अंदर हमने अभी निकाला, दिस वाज 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। A2 विल बी इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 3, 0.3 आ गया, इंटू 2। बेटा इसको सॉल्व किया 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो आंसर आ गया ऑप्शन हो गया 4, ठीक है। ये था बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 43 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कर मैच दी कॉलम फर्स्ट विद दी सेकंड। केपलर का पहला नियम बेटा केवल ये बताता है कि सन प्लैनेट्स जो हैं तो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पर चल रहे हैं, ऑर्बिट की जानकारी देता है। तो यहाँ के लिए केपलर का जो पहला नियम होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट की जानकारी दे रहा है। इसका मतलब ये कि मैचिंग आर से होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यहीं से स्पष्ट हो गया। केपलर का सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। तो यहाँ बी की मैचिंग जो हो गई वो यस से हो गई, हो रहा है। यहाँ केपलर का थर्ड नियम जो है वो कहता है टाइम पीरियड जो प्लेनेट का होगा उसका स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ की मैचिंग पी से हो गई, हो रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर बच्चों क्यू से मैचिंग हो गई, ऑप्शन हो गया 3, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं ए रिंग ऑफ मास m इज थ्रोन इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v नॉट। इफ स्पीड ऑफ रिंग व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, जब ये प्योर रोलिंग करने लगेगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। देखें, ऐसे कोई यहाँ के अंदर क्या था, रिंग था, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया गया। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के टच में आएगा तो सरफेस में रफनेस भी है। यहाँ के अंदर सवाल का कहना इसके तत्काल बाद वो रोलिंग मोशन शुरू कर रहा है। तो बताइए रोलिंग मोशन जब स्टार्ट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। जब फेंका गया था स्पीड क्या था, वी नॉट। तो बेटा यहाँ समझो, यहाँ ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कराएंगे। तो यहाँ पर कोलिजन से जस्ट पहले, मतलब कोलिजन होते ही या कोलिजन से जस्ट पहले कह सकते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट रहा होगा वो रहा होगा यहाँ के अंदर। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास वी नॉट वेलोसिटी से भाग रहा है, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी नॉट इंटू आर इक्वल टू कोलिजन जब हुआ उसके तत्काल बाद ये रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दिया। तो उसके तत्काल बाद अगर इसकी स्पीड सपोज करिए v हो गया हो तो अब क्या होगा, यहां के अंदर तत्काल बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो हमारे पास हो जाएगा बेटा em v r। ये तो हुआ ही, ये तो हुआ ही, प्लस यहां के अंदर बच्चों क्योंकि ये रोलिंग मोशन स्टार्ट कर रहा है तो रोलिंग मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम यहां के अंदर हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये हमारे पास हो गया एम वी नॉट इंटू आर इक्वल टू एम वी आर। ये लीनियर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम प्लस ये रोलिंग मोशन या कह लीजिए रोटेटरी मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। आई ये अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, यहां पर हमारे पास जो आई लिया जाता है ऐसे केस में वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट लिया जाता है। तो यहां पर क्योंकि रिंग है तो सिंपली यहां पर आ जाएगा बेटा एम इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा के जगह पर ये हो जाएगा वी सी एम बाई आर। तो सिंपली वी बाई क्या लिख दिया, आर। यहां पर हो गया बच्चों एम वी नॉट इंटू आर एम वी आर, और ये हो जाएगा एम वी आर। यहां पर एम वी नॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 2m वी आर। यहां पर एम आर कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई 2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहां का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 in projectile motion have velocities v1 and v2 respectively at time t equal to 0। टाइम t equal to 0 पर यहाँ पर m1 और m2 दो मासेज हैं, उनकी स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, v1 और v2 है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों हैं। मतलब जस्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो हम जनरली यू से लिखते हैं वो v1 और v2 है। पहला बॉडी v1 वेलोसिटी से शुरू करा, अगला v2 से। दे कोलाइड एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट टाइम पर कभी कोलिजन उनके बीच हुआ। उसके बाद देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 डैश एंड v2 डैश एट टाइम टी नॉट पर कोलिजन हुआ था और टी नॉट उतना ही टाइम और बीता तो उनकी वेलोसिटीज कितनी हो गई, v1 डैश और v2 डैश। हमसे कहा गया है कि बताइए स्टिल मूविंग इन एयर, अभी भी वो हवा में ही मूव कर रहे हैं। टू टाइम्स ऑफ टी नॉट जब टाइम है तो अभी भी वो हवा में है, ऐसा नहीं कि जमीन पर गिर गए। दी वैल्यू ऑफ दिस मच, ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये है फाइनल मोमेंटम और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो इतना बड़ा लिखा है बेसिकली ये लिखा लीनियर मोमेंटम का होने वाला चेंज, और मॉडुलस बना है मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली मुझे डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड बताना है बेटा। तो देखो
अभी जितनी भी बातें पूछी गई हवा में, मतलब एयर में जब मौजूद था उस समय की बात हुई है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह का जिक्र हुआ नहीं है, तो उन सबको इग्नोर करेंगे। सिंपली बच्चों अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूं, सिस्टम के पर लगने वाले फोर्स की बात करूं, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू डेल्टा टी। अब दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो बेटा यहाँ के अंदर जो फोर्स हो गया पहले वाले पर m1 जी और दूसरे वाले पर m2 जी, सिस्टम पर लगने वाला फोर्स m1 जी प्लस m2 जी। और डेल्टा टी यहां पर जिस समय टकराव हुआ था उस समय वेलोसिटी यहां के अंदर बच्चों समझिएगा, उस समय वेलोसिटी वहां के अंदर जो भी रहा हो, फिलहाल जिस समय शुरुआत में हुआ मोशन का उस समय वेलोसिटी v1 और v2 है, उस समय का लीनियर मोमेंटम इतना, एकदम इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये है और एकदम फाइनल लीनियर मोमेंटम ये है। जिस समय स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू 0 और जिस समय कोलिजन हुआ है उसके कुछ समय बाद की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2t0। तो ये और ये दोनों टाइम में जो गैप है वो 2t0 का है, यहाँ के अंदर हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ t0। ध्यान दीजिए ये जो लीनियर मोमेंटम है t इक्वल टू 2t0 पे है और ये वाला जो लीनियर मोमेंटम है वो t इक्वल टू 0 पर है, दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ डेल्टा टी जो हमारा होगा 2t0 माइनस 0। मैं ऐसे लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया डेल्टा पी जो कि हमें बताना था, इक्वल टू यहाँ के अंदर आ जाएगा जी को कॉमन कर लेता हूं m1 प्लस m2 इंटू जी और यहाँ के अंदर 2 आ गया और यहाँ हो गया t0। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू 2m1 m2 जी इंटू t0 के बराबर हो गया, ऑप्शन आ गया 3। ओके ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल यहाँ पे आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। कहा गया है एन इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल एन ओवरहेड टैंक। बेटा ओवरहेड टैंक ये कोई सा है, इलेक्ट्रिक पंप के जरिए इसको फिल करने का प्रयास किया जाता है। कोई पाइप गई होगी, कहीं पर कोई पंप वगैरह लगा रहा होगा। ओके, यहाँ पर कोई पंप वगैरह इससे कनेक्टेड है जिसके थ्रू पानी कहीं पे चढ़ाया जा रहा है। अच्छा 10 मीटर अब यहाँ कहीं से सपोज करो ये पानी वाटर का रिजर्वायर है, यहाँ से पानी को ले रहा है और यहाँ पर ले जाके रख रहा है इस टैंक में। हमसे कह रहा है 10 मीटर हाइट, 10 मीटर हाइट, ये जो जिस हाइट पर ये है ये 10 मीटर का है above the ground. If the pump takes 5 minutes to fill the tank by consuming 10 kilowatt power, the efficiency of pump. बेटा पहले तो हम कैलकुलेट करके पावर निकालें। यहाँ पर ऐसे केस में आ जाता है GH, मैंने आपको बताया है dm ओवर dt या डेल्टा m ओवर डेल्टा t, ये होता पावर। ठीक है, GH, G की वैल्यू बेटा यहाँ 10 ले लो, H की वैल्यू यहाँ 10 मीटर है शायद, यस। यहाँ डेल्टा एम यहाँ के अंदर हो गया बेटा मास, कितना मास, जब ये फुल कर देगा टंकी को, इस टैंक को फुल कर देगा उस समय कितना पानी इसके अंदर आ जाएगा। इसकी जो क्षमता है 9 क्यूबिक मीटर, 9 क्यूबिक मीटर। बेटा 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता 10 की पावर 3 लीटर, तो 9 क्यूबिक मीटर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, और 1 लीटर ही 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों इतना ही किलोग्राम हो जाएगा, मुझे किलोग्राम में रखना था, इतना ही किलोग्राम भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर मास को हमें लिखना था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। यहाँ के अंदर बच्चों डेंसिटी 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से हम यहाँ लीटर निकाल लिए। 1 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम होता है 1 क्यूबिक मीटर में जो यहाँ के अंदर वाटर ऑक्युपाई होगा वो 10 की पावर 3 लीटर होगा, तो 9 क्यूबिक मीटर में इतना लीटर और इतना ही किलोग्राम भी हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम वाटर के लिए। और डेल्टा टी कितने समय में काम हुआ, 5 मिनट में, 5 मिनट इन दी सेंस 5 इंटू 60 सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 3 किलोवाट। तो इफिशियंसी जो आपकी होगी, इफिशियंसी हो जाएगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर ये जो आपने निकाला ये आउटपुट ही तो है,
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पे कितना ले रहा था 10 किलोवाट, यहां के अंदर बच्चों 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करोगे आ कितना आ गया 30%। इसका मतलब यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 है। देखें क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। डायमेंशन ऐसे दिखाया गया किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। वो दिखा रहा है ईटा की पावर x, रो की पावर y एंड r की पावर z। r की पावर यहां के अंदर z। where eta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively। अच्छी बात है, हमसे कहा गया कि बताइए सर एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ क्या आएगी। चलिए सर लेफ्ट हैंड साइड का अगर ओरिजिनल डायमेंशन लिखे एल टी पावर -1, क्रिटिकल वेलोसिटी या कोई वेलोसिटी। यहां पर ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। देखो बेटा एफ की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा का डायमेंशन निकालने जाएंगे तो आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पावर -2 डिवाइडेड बाई आर का एल, वी का एल टी पावर -1। ठीक है, एक एल कैंसिल कर देते हैं, यहां के अंदर हो गया एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। तो ईटा का डायमेंशन यहां हो गया एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। अलग अलग कर लेते हैं कि पावर एक्स। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, तो यहां के अंदर हो जाएगा मास एल की पावर एम इंटू एल की पावर -3 की पावर वाई। और यहां पर रेडियस ये भी लेंथ है, लेंथ की पावर यहां के अंदर क्या हो गया जेड। अब देखो बेटा राइट हैंड साइड में एम की पावर एक्स मिलेगा प्लस एम की पावर वाई, इधर क्या एम की पावर 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0, पहला इक्वेशन। दूसरा देखें यहां पर अच्छा एक्स प्लस वाई 0 आना चाहिए, देखिए यहां पर 0 नहीं आ रहा है, यहां पर 0 नहीं आ रहा है, यहां पर 0 नहीं आ रहा है, एक ही में 0 आ रहा है। टिक करके निकल जाइए। अगर आपको सॉल्व करने का नहीं मन है तो यहाँ टिक कर लीजिए, यहीं पर करेक्ट आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। बाकी आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसे 3 इक्वेशन बनाइएगा। एल की पावर यहाँ के अंदर -x, एल की पावर -3y, एल की पावर z इक्वल टू एल की पावर यहाँ क्या है 1 इक्वल टू 1 कर देना है। इसी तरह t की पावर -x एक ही जगह है इक्वल टू -1, -x इक्वल टू -1 हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास t की पावर यहाँ के अंदर आ गया -x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी और आ भी रहा है। तो बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन 2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे है। हमसे कहा गया सर आप ये बताइए इन ये रेजोनेंस कॉलम लैब एक्सपेरिमेंट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट ये लेंथ ऑफ L1 एंड द सेकंड रेजोनेंस इज एट लेंथ L2 देन। तो बेटा यहाँ सेकंड रेजोनेंस का जो लेंथ होता है वो फर्स्ट रेजोनेंस का जो लेंथ है उसके 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रैक्टिकली इंड करेक्शन की वजह से। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया बेटा ऑप्शन 1। यहाँ प्रैक्टिकल आंसर देंगे, इंड करेक्शन भी यहाँ कंसीडर किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखें shown in the figure given below is a meter bridge setup with null deflection in the galvanometer। मतलब बैलेंसिंग का केस है। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर वायर इज 0.5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो बेटा अगर बैलेंसिंग का केस है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा 5/r, सिंपली मैं यहां के अंदर लिखूंगा 5/r
विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस। मीटर ब्रिज है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है बेटा तो ये क्या होगा 80 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 20/80। ठीक, इसका मतलब ये हो गया 1/4। 5/r की वैल्यू 1/4, तो r की वैल्यू बेटा यहां के अंदर हो जाएगा 20। r की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। r के जगह पर हम लोग लिखेंगे रो l डिवाइडेड बाई ये, इक्वल टू हो गया 20। हमसे पूछा है रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया की वैल्यू हमको दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो भी है उसका एरिया हमको दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे बेटा आ जाएगा 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई एल। इसका लेंथ जो हमारे पास है वो दिया गया 0.5 मीटर, मतलब 1/2 मीटर। तो ये हो गया 40 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू, ये दोनों मिलके खत्म हो जाएंगे, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर इसका आंसर आएगा। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। आशा करते हैं इससे आपको मदद मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ऑल्दो अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन का फोटो भेजकर ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर कोचिंग पे आ सकते हैं तो आकर के क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।